जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम आपको बताएँगे इज़ एमआई वैलिड फॉर यूपीएससी? एमआई जो होता है एसोसिएट मेंबर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, वो यूपीएससी के लिए वैलिड है या नहीं? जैसा कि एक सर्वे हम किए थे जिसमें क्वेश्चंस की संख्या देखी लोग क्या-क्या पूछे हैं। इज़ एमआई वैलिड फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस हू एनरोल्ड आफ्टर 2013 कैन वी अप्लाई फॉर यूपीएससी? एमआई करने के बाद हम यूपीएससी आईएएस के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं नहीं? Hi everyone, I registered for my 2017 but in December I completed now I can यूपीएससी एग्ज़ाम। तमाम तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि क्या मैं एमआई के बाद यूपीएससी एग्ज़ाम दे सकते हैं? इज यूपीएससी एप्लीकेबल फॉर एमआई हु एनरोल्ड आफ्टर 2013? 2013 के बाद एप्लीकेबल है या नहीं? इज यूपीएससी एप्लीकेबल फॉर एमआई एनरोल्ड आफ्टर 2031? यहाँ लिखा एमआई करने के बाद यूपीएससी के लिए ट्राई कर सकते हैं या नहीं? आईएएस या पीसीएस के लिए कोई बताएगा। इस तरीके से हमने सर्वे की अलग अलग तरीके से लोगों ने क्वेरीज की हुई हैं। क्या एमआई यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए वैलिड है? सर मैंने एमआई दोनों सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं? ओके भाई, यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम दे सकता है क्या आफ्टर एमआई? यूपीएससी का एग्ज़ाम तो दे सकते हैं आफ्टर एमआई। ओके, इस तरीके से क्वेरीज की हुई डियर फ्रेंड 2013 के बाद स्टेशन वाले कैंडिडेट पीसीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? इस तरीके से तमाम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। कोई मुझे बताएगा एमआई में सेक्शन बी करने के बाद यूपीएससी के एग्जाम दे सकते हैं या नहीं? आई थिंक आई आस्क स्पेशली स्टूडेंट दूज हु आफ्टर 2013 एप्लीकेशन। इस तरीके से तमाम क्वेश्चन थे हमारे, हमने यहाँ पे थोड़े ही क्वेश्चन लिए हैं कि जो जिसमें बेटा जानकारी मिल सके, इसलिए हम इन सब क्वेश्चंस को सही सटीक आंसर लाए हैं। आपको आरटीआई, ईमेल और तमाम तरीके जवाब से आपको लगभग 18 से ज़्यादा आपको रिप्लाई मिलेंगे यूपीएससी के, जो डिफरेंट तरीके से वे में बोलते हैं। तो क्या है वो पूरे डिटेल से बताते हैं। कन्फ्यूजन इसलिए है कि सबसे पहले यूपीएससी रिकॉग्नाइज करती थी बहुत पहले, क्योंकि वह सिलेक्शन कराती थी, पर धीरे धीरे समय बदलता गया। ओके, तो मैं बताता हूँ 1978 में आसपास में क्या था, डायरेक्ट यूपीएससी आईआई को रिकॉग्निशन देती थी। तो ये लेटर है उसका, ओल्ड मतलब रिकॉग्निशन लेटर है। ओके, उसके बाद जो है कि प्रेस रिलीज भी है उसका कि जो एमआई है वह जो है कि किसी भी पोस्ट के लिए अप्लीकेबल है, नॉन टेक्निकल टेक्निकल के लिए। लेकिन जो टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए वो ब्रांच डिसिप्लिन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरी ब्रांच होनी चाहिए। इस तरीके से कोई भी ब्रांच अगर कहीं ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन है तो सभी एमआई एलिजिबल है। अगर कोई स्पेसिफिक ब्रांच मांग लेता है तो वो उस ब्रांच के लोग अप्लीकेबल है। 2011 में आईआई का कम्युनिकेशन यूपीएससी से हुआ था, 2011 में। ओके, इसमें भी उन्होंने बोला कि एप्लीकेबल है, आप पहले अपना रिकॉग्निशन स्टेटस एमएचआरडी से पता करते रहिए। इन दिस रिगार्ड आई एम से नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री एमएचआरडी 2006 के अनुसार आप एप्लीकेबल है। इन द एबव कमीशन एडवाइस यू में लाइक टू टेक मैटर विद एमएचआरडी। मतलब आप एमएचआरडी के साथ रिकॉग्निशन को बनाए रखिए, बाकी यूपीएससी में अप्लीकेबल है। ये 2011 का लेटर है। ओके, उसके बाद कुछ सिनेरियो ऐसा चेंज हुआ कि जो प्रोफेशनल सोसाइटी उसकी एडमिशन को लेकर काफ़ी सस्पेंस पैदा हुआ, क्योंकि कुछ पीएससी ने 2013 2013 के बाद लिखना शुरू कर दिए, इसलिए बच्चे काफ़ी भ्रमित रहते हैं। तो सबसे पहले बता दूँ, कोई भी बंदा, कोई बच्चा अगर यूपीएससी को पहली बार आरटीआई लगाता है तो उसका साइकोलॉजी पकड़ लेता है कि हाँ बच्चा पूछना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले वो भ्रम पैदा करता है कि आप इस लिंक पे जाए गैजेट के, और जो है कि आपको पूरा नियम मिल जाएगा। मतलब हर साल इसका लिंक चेंज होता रहता है, लेकिन कुल मिला के भारत के जो गैजेट में पब्लिश होता है, इंजीनियरिंग सर्विस कोई भी यूपीएससी की भर्ती आती है तो गैजेट में छपती है, तो उसके बाद आती है। तो पहली बार कोई पूछता है तो सबसे पहले यही बताता है कि जो गैजेट में दिया है वो सत्य है, उसी को आप पढ़ो समझो, खुद ही पढ़ो। ओके, इस तरीके से हटा देता है। फिर आप जब दोबारा क्लास क्वेश्चंस करते हैं तो कुछ आगे बताता है कि जैसे अगर इंजीनियरिंग सर्विस है तो बोलेगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिज़ाइन करती है, वो जाने। अगर इंजीनियरिंग सर्विस के अलावा सिविल सर्विस की बात होगी तो बोलेगा कि टीयूपीटी जो है कि इसको रूल डिज़ाइन करता है, आप उससे पूछे क्वेश्चंस। अगर आप फॉरेस्ट सर्विस पूछेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट जो भी है उस जुड़ा बताएगा। अगर जियो साइंटिस्ट की है तो जो उसका मिनिस्ट्री है, तो लगभग 6 एग्ज़ाम इसके होते हैं, अलग-अलग मिनिस्ट्री के रेगुलेशन के फ्रेमवर्क का यूपीएससी एग्ज़ाम कराता है। तो अपनी बात को टाल देगा। पहली बार आप कोई बात पूछेंगे तो आपको लिंक देगा गैजेट का कि आप यहाँ पे जाके पढ़ लो, खुद ही पढ़ लो, समझ लो अपना। जब दूसरी बार कोई क्रॉस क्वेश्चंस करोगे तब वो बताएगा कि जो आप एग्ज़ाम के बारे में जानना चाह रहे हैं वो फलानी मिनिस्ट्री डिज़ाइन करती है, आप उससे पूछो। ओके, फिर आप क्रॉस क्वेश्चन अगर पूछते रहेंगे आगे चल के तो आपको बताएगा
कि अलग-अलग पोस्ट की भर्ती अलग-अलग मंत्रालय में पद मिलते हैं, जो अफ़सर की होती है। तो आप उस मिनिस्ट्री से पूछिए। तो हमने मान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से पूछा कि क्या है, एमआई के एप्लीकेबली क्या है, ओके? क्योंकि यूपीएससी बोलता है कि हम सिर्फ़ एग्ज़ाम कंडक्टिंग हैं, बाकी आगे की प्रक्रिया नहीं जानते हैं। तो अब क्या हुआ, हमने यूपीएससी के अलावा अलग-अलग मंत्रालय को भी लगाया। उसका क्या है, उसके बारे में हम बताते हैं, ओके? हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नाम दिख रहा है। तो मैं बता दूँ आपको कि वो बोलेगा, मिनिस्ट्री लगाएँगे तो मिनिस्ट्री बोलेगा कि यूपीएससी जानती है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्पिटेंसी वो जानती है। मतलब क्या है, यूपीएससी बोलेगा कि आप गज़ट नोटिफ़िकेशन देखो, लिंक देखो या फिर मिनिस्ट्री चेक करो। जब मिनिस्ट्री से पूछोगे तो बोलेगा एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्पिटेंसी यूपीएससी चेक कर बताती है। चलिए दूसरी मिनिस्ट्री का क्या है वो बताता हूँ आपको। ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड का। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का रिप्लाई क्या है कि आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट यूपीएससी सेंड द डोजियर सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो इसमें ये बताएगा यूपीएससी सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती है, उसके बाद हमारे पास आता है, ओके? तो यूपीएससी एक तरफ से पहली बार बहाना बनाती है, फिर दूसरी बार आगे चलती है बातें, ठीक है? थर्ड आते हैं, आप आराम से समझिए क्योंकि बार बार एक ही कन्फ्यूजन बचा रहता है। नीचे पूरी कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। फिर थर्ड मिनिस्ट्री से जब हम पूछते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से, ओके, तो वो अभी ये जवाब देता है कि जो सिलेक्शन प्रक्रिया है, वेरिफिकेशंस है, वो पूरा यूपीएससी देखती है। यूपीएससी ऊपर बहाना बना दी है, अब आगे क्या है, हम अलग अलग मंत्रालय से पूछ रहे हैं, ओके? यूपीएससी देखेगी, भले वो एग्जाम के बोल रहे हैं लेकिन वेरिफिकेशन और सिलेक्शन वही कराती है, ठीक है? इस तरीके से आगे जब हम यूपीएससी देंगे तो बोलता है, जब दोबारा वो समझ जाएगा कि हाँ अब आपने कई बार क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिए, तो घुमा के बातों बोलता है कि ऐसी इक्विवेलेंसी जो भारत सरकार की तरफ से वैलिड हो, ओके? तो इस पे आपको संतोष दिला देगा, ठीक है? फिर भी अगर आप नहीं मानते हैं, कोई और क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन तो कई तरीके से किए जा सकते हैं, कभी हम आपको दिखा देंगे कितने तरीके के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ओके? वैलिड हुआ, नहीं हुआ, पब्लिक नोटिस क्यों नहीं दिखाए, आपने गज़ट में क्यों नहीं छापा हुआ है, इनवैलिड है, तो तमाम तरह के क्रॉस क्वेश्चंस बनते हैं, वो आप तो आप डिस्कस में भी समझ सकते हैं। तब क्या हुआ कि जब इतनी चीज़ें होने के बाद, ठीक है, कि ठीक है आपने एमएचआरडी से इक्विवेलेंसी है, तो अब कितनी इक्विवेलेंसी है, तो वो बताएगा आप एमएचआरडी से, इसके बारे में आप एमएचआरडी से पूछिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से पूछिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से पूछिए या फिर एमएचआरडी से पूछिए, जो भी हो, लेकिन हम नहीं बता पाएँगे, ओके? आगे क्रॉस क्वेश्चन पूछने पे फिर वो बताते हैं कि देखिए यहाँ पे है 3 पॉइंट का आंसर है, इक्विवेलेंसी जो होगा वो जानते हैं यूजीसी की अंतर्गत जो डिग्री होगी वो होगी या इक्विवेलेंसी अप्रूव्ड होगी, ओके? वेरिफिकेशन के लिए आप हमसे मत ना पूछिए, एचआरडी, यूजीसी, आईसीटी, आईयूई इन चारों से पूछिए। तो इसलिए यूपीएससी कोई जवाब का आंसर नहीं देता है, क्योंकि उसका मेन मतलब ये होता है कि आप फॉर्म भरिए, अगर आप अपने आप से संतुष्ट हैं कि हम ग्रेजुएट हैं, आपके सिलेक्शन के समय वो चीज़ें यूपीएससी आपके एचआरडी, यूजीसी, आईसीटी से पर्सनल कम्युनिकेशन करके पता करती है कि आपका डॉक्यूमेंट वैलिड है या नहीं है। उसके पहले वो कोई बातों का जवाब नहीं देना चाहती है, ध्यान से आप समझ लीजिए, ओके? तो इसलिए चाहे आप विदेश से पढ़े हों या देश में पढ़े हों या कोई भी एजुकेशन है, आपने फॉर्म भर दिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप रिटर्न तक पास करिए, उसके बाद वो पर्सनल वेरीफ़ाई करके ही बताएगा कि आप सिलेक्शन पा रहे हैं या नहीं, ऐसे वो हवा में बातें नहीं बताता है, ठीक है? भले आपके पास सारे ओरिजिनल कागज़ हैं, ठीक है? फिर मैंने पूछा कि आप यूपीएससी और एमएचआरडी के बीच क्या कम्युनिकेशन होता है? हमें नहीं पता, आप बताओ मुझे। तब उन्होंने बताया कि 2019 का, जैसे मान लीजिए 19 का सिलेक्शन प्रक्रिया हो इंजीनियरिंग की, तो वो इस पत्र संख्या को बताया कि इससे मेरा कम्युनिकेशन हुआ है। इस पत्र के आधार पे ही जो है कि इंजीनियरिंग सर्विस का हुआ। तो हर साल क्या होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इंजीनियरिंग सर्विस का हो, चाहे सिविल सर्विस का हो, चाहे जो सर्विस का हो, कोई भी पर्सनल कोर्सेज का अगर बच्चे के साथ लिस्ट तैयार होते हैं, तो लिस्ट तैयार होती है, तो उसके बाद वो पर्सनल कम्युनिकेशन करती है यूपीएससी। तो उन्होंने ए लेटर बताया, ठीक है? तो मैंने एमएचआरडी, एआईसीटी, यूपीएससी को फिर से अगली बार आरटीआई लगा के पूछा, काफ़ी आरटीआई लगा के हमने अलग-अलग जानकारी हासिल की, तब उसने बताया कि क्या चीज़ें हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को एक बार एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिखा रहा हूँ, मेरे पास पीडीएफ दिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें बताया कि कोर्ट केस चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 2013 के बाद वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे ही कोर्ट केस फाइनल होगा तो उन लोगों का सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। रेज़ोल्यूशन नहीं दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं 3790 फेमस कोर्ट संख्या मतलब एमआई के लिए है, ओके? ये ग्रीन कलर में नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको रेड करके दिखा देता हूँ, ओके? ये चीज़ है। तो इस लिंक पे जा कर के आपको क्या चेक करना है, इस कोर्ट केस को चेक करना है, ओके? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बताती है, मतलब जानकारी सबको है बट पब्लिसिटी नहीं करते हैं। तो इन्होंने भी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भी बताया कि इस पत्र संख्या के द्वारा कम्युनिकेशन हुई है। तो फिर मैंने अलग से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से माँगा कि आप उस पत्र संख्या को दीजिए,
तब यहाँ पे लेटर नंबर है 2019 का। हर साल का अलग-अलग कम्युनिकेशन लेटर होता है, अलग-अलग सिलेक्शन का। इसलिए फॉर्म अगर जो सेक्शन ए पास हो चुके हैं, जो सेक्शन बी में है या फाइनल हो गया है, यूपीएससी का कोई भी फॉर्म आए, आप फिल करिए। हो सकता है कि आपके फाइनल सिलेक्शन तक कोर्ट का डिसीजन आ जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो पढ़ाई रखिए, नो नेगेटिव चीज़ें रखिए। तो इस तरीके से क्या है, एमएचआरडी यूपीएससी को बताती है, क्या बताती है कि रिकॉग्निशन और डी रिकॉग्निशन, ध्यान से देखिए, रिकॉग्निशन और डी रिकॉग्निशन कोर्स बाय द एमएचआरडी। तो ये लिस्ट देती है कि आपका कैसा है, क्या नहीं है। इसके साथ वो अपना अटैचमेंट भी लगाती है कि जो पुराना है स्टेटस है। तो इस तरीके से पूरा कम्युनिकेशन फाइनल हो जाता है। तो उसके बाद किसी ने मेल करके पूछे हैं, तब उन्होंने बताया कि हाँ, जो है कि 2017 का मेल का रिप्लाई है कि 2013 के बाद के लिए इनवैलिड है। ओके, तो पहली बार में सीधे-सीधे वो नहीं बताता है कि एमआई इनवैलिड है या फिर सस्पेंस में है, क्योंकि उस पे क्रॉस क्वेश्चन उठने लगता है, ठीक है? क्योंकि अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया है। तो इसी तरीके से उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। जो 2013 से पहले के एनरोल्ड हैं एमआई में, तो उनका सारी तरीके से वैलिड है। उसके बाद के लिए सस्पेंस में है। तो चीज़ें क्या है, आपको पहली बार में आंसर नहीं देता है, कई बार घुमा-घुमा के क्वेश्चन आपको भरमाता रहेगा। गैजेट में देखिए, लिंक में देखिए, जो भर्ती आप किसी पोस्ट के अप्लाई करना चाहते हो, अलग-अलग मंत्रालय मतलब वेतन देते हैं तो उनसे पूछिए। फिर बाद में फाइनल घूम के जब उसके बार-बार गला पकड़ेंगे यूपीएससी का, तब बताएगा कि हाँ, हमने एमएचआरडी से बात की थी या उसका लेटर कम्युनिकेशन नंबर ये है, तो उस कम्युनिकेशन लेटर को आप निकालेंगे, तब पता चलेगा 2013 के बाद के लिए वो फाइनल नहीं लेता है, क्लियर कट है। ओके, तो ये चीज़ है। लेकिन क्या है कि जैसे मान लीजिए आप फॉर्म भर दिए, अभी आने वाला है इंजीनियरिंग सर्विस का और कुछ दिन डेट बचा हुआ है, शायद 2-4 दिन अभी सिविल सर्विस का, तो उसे आप भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए अभी फाइनल मेंस का पेपर होगा दिसंबर में, उसके पहले आपको डॉक्यूमेंट माँगता है, उसका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है उसका डीएएफ का, तो उसमें वैलिड होगा, तब तक आप अपलोड कर देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से प्रोसीजर रहती है पूरी। तो उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। आपको कितने भी कन्फ्यूजन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। उम्मीद है हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये सब आरटीआई लगाने में हर क्वेश्चन के आंसर आपको 20 से 21 दिन मिलते हैं। हमने ये जो है कि काफ़ी दिनों में, कम से कम 1.5-2 सालों में ये चीज़ें सेलेक्ट की थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को इस बात को शेयर करूँ। तो इसलिए अब ज़्यादा आप आरटीआई ना लगाएँ, हम आपसे ये कहेंगे, क्योंकि समय, दिमाग और पैसे बर्बादी रहती है, बाकी कुछ नहीं हो पाता इन सब चीज़ों से। ओके, तो ये जानकारी आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा समय बचे और जो है कि अपनी पढ़ाई को ध्यान सकें। चाहे वो डिप्लोमा जॉब की तैयारी कर रहे हों या प्रमोशन की कर रहे हों या फिर आगे पढ़ाई के लिए कर रहे हों, या कोई अलग से इग्नू या किसी और से अगर वो कोर्स कर चुके हों, तो कंसंट्रेशन होके काम करें। ये सस्पेंस ना रहे कि यूपीएससी नहीं लेता है, एसएससी लेता है या कुछ भी लेता है। सबका फाइनली आपका जब सिलेक्शन होता है, तो वो एविडेंस होता है, रखते हैं आपको रिजेक्ट करने के लिए, कि अगर आप 2015 में एनरोल्ड हुए, तो आपको कैसे रिजेक्ट करें। तो वो पर्सनल बात करते हैं एमएचआरडी से, लेटर कम्युनिकेशन से होता है, टेलीफोनिक नहीं, लेटर से चलता है। उसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन देते हैं या फिर रिजेक्शन देते हैं। ओके, इसलिए आरटीआई से बचें, मेरा यही है। टाइम और जो है कि मनी दोनों सेव करें, और ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों को शेयर करें। उम्मीद है पूरी जानकारी आपको समझ में आएगा। कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।